हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल जेवी साइल्स एंड इमिग्रेशन। आज हम देखेंगे जो टॉपिक है आज मैंने लिया हुआ है समराइज रिटन टेक्स्ट। ठीक है, समराइज रिटन टेक्स्ट पीटीई का राइटिंग मॉड्यूल का पहला टास्क है, जिसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दी जाती है और उस पैराग्राफ को हमें समराइज करना होता है। ठीक है, इसके बारे में पहले हम डिटेल देखेंगे। इसका स्कोरिंग पैटर्न क्या है, इसको स्कोर किस तरह से कंसिडर किया जाता है, किस किस आइटम्स पे स्कोर मिलता है। ठीक है, और इसका क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशंस है, किस कंडीशंस के अंदर इसको टास्क को पूरा करना है। ठीक है, किस तरह से हम सेंटेंसेस को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और किन किन सेंटेंस को हमें कंसिडर करना है। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले, आगे जाने से पहले 1 सेकेंड, जैसा मैं हमेशा मेरी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। राइट, कम लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले तो सबसे पहले व्हाट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। ठीक है, समराइज रिटन टेक्स्ट क्या है? ये एक टास्क है। किसका टास्क है? ये राइटिंग का पहला टास्क है। ठीक है, आफ्टर रीडिंग ए टेस्ट राइट ए वन सेंटेंस समरी ऑफ द पैसेज। आपके पास एक पैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। ठीक है, उस पैसेज में मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक होंगे। ठीक है, द लिमिटेशन क्या है? मैक्सिमम 300 वर्ड्स तक वो पैसेज होगा। ठीक है, उस पैसेज को आपने समरी बनानी है, समरी ऑफ द पैसेज। ठीक है, वन सेंटेंस समरी, रिमेंबर, वन सेंटेंस समरी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको बनानी है वन सेंटेंस समरी, और उसमें स्किल क्या क्या देखी जाएगी? आपके रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों स्किल के ऊपर स्कोरिंग होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट लेंथ कितनी है? जैसे मैंने आपको कहा था, टेक्स्ट अप टू 300 वर्ड्स, अप टू। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपका सारे पैसेज 300 वर्ड्स का आएगा, कुछ एक में कम आ सकते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम 300 वर्ड्स है। ठीक है, टाइम टू आंसर कितने? 10 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपको ये टास्क एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद टाइमर अपने आप बंद हो जाएगा, उससे पहले आपको वन सेंटेंस में उसकी समरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस आइटम के लिए आपको क्या करना है? ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टास्क में 10 मिनट से, आपको 10 मिनट से यहाँ लेना ही लेना है। ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर आपका करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यू हैव 10 मिनट्स टाइम टू राइट योर समरी। ठीक है, मेक श्योर टू इंक्लूड द मेन पॉइंट्स। यहाँ पे दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको करना क्या है? मेन पॉइंट्स को आपने इंक्लूड करना है। ठीक है, मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है रीडिंग पैसेज का, इन ए फुल सिंगल सेंटेंस ऑफ नो मोर देन 75 वर्ड्स। ठीक है, इन ए फुल सिंगल सेंटेंस ऑफ नो मोर देन 75 वर्ड्स। नो मोर देन 75 वर्ड्स, तो मिनिमम कितनी है? मिनिमम 5 है। याद रखिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। रेंज जो है 5 to 75 वर्ड्स होनी चाहिए आपके समरी का लेंथ। ठीक है, और वो वन सेंटेंस में होना चाहिए। दैट मीन्स योर सेंटेंस विल हैव ओनली वन फुल स्टॉप एट द एंड। ठीक है, बीच में कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी, जब आप ये टास्क को करोगे, जब आप वन सेंटेंस के लिए आप जब टाइप करना शुरू करोगे, तो उस स्क्रीन के जो टेक्स्ट में जो स्क्रीन आएगा, उस टेक्स्ट के स्क्रीन के नीचे वर्ड काउंट का आपको दिखाता जाएगा कितने वर्ड्स हो गए। उस हिसाब से आप अपना टाइपिंग को रुक सकते हो या आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, लिमिट के अंदर रख सकते हो। आपको बैठ के एक एक वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटेड काउंटिंग सिस्टम है, वो आपके स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा और आप उस हिसाब से अपना राइटिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी क्या ऑप्शन, क्या फैसिलिटी क्या है? देयर आर आल्सो कट, कॉपी एंड पेस्ट बटन्स व्हिच यू मे यूज व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग योर समरी। कंस्ट्रक्टिंग योर समरी, ठीक है, उसका जो पैसेज दिया है उस पर लागू नहीं है ये। जब आप टाइप कर रहे हो, जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप कर रहे हो, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन आपको अवेलेबल है। यहाँ पे उसके वहां पे जहाँ पे आप टाइप करोगे, जहाँ पे आप वर्ड्स टाइप कर रहे हो या सेंटेंस टाइप कर रहे हो, उस जगह पे आप कट कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है ना, मेन जो टेक्स्ट ऊपर दिया हुआ है या पैसेज दिया हुआ है, वहां से कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया। इसका स्कोर कैसे होता है, किन किन पॉइंट्स पे इसको स्कोर मिलता है। ठीक है, पहला है आपका कंटेंट। डज योर रेस्पॉन्स समराइज द मेन पॉइंट्स इन द पैसेज? क्या आपने जो राइटअप लिखी है, क्या वो समराइज करता है उस चीज को जो पैसेज ऊपर दिया हुआ है? अगर फुलफिल करता है पूरा, तो आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिलेगा। ये 0 से 2 तक है, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा है तो आपको 1 भी मिल सकता है। अगर बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा या समराइज आपने ठीक से करा ही नहीं, तो वो 0 भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फॉर्म। मैंने आपको बताया था मिनिमम 5 वर्ड से मैक्सिमम 75 वर्ड से। ठीक है, द फॉर्म यानी कि आपका जो राइटअप है इज रिटन इन वन सिंगल कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इस क्राइटेरिया का तो वो पहले आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, वन सिंगल कंप्लीट सेंटेंस में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और लेंथ को आपको 5 to 75 वर्ड्स के बीच में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका
क्राइटेरिया, फॉर्म क्राइटेरिया पूरा होगा और आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ग्रामर, डज योर रेस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस। ठीक है, अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है आपका सेंटेंस तो आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स गारंटीड है, अगर थोड़ी बहुत है तो 1 मिल सकता है, अगर बिल्कुल गलत है तो 0 ही है। नेक्स्ट वोकैबुलरी, डज योर रेस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस एंड यूजेस। यानी कि दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने जैसा मैं कहता हूँ राइटिंग में क्या है, राइटिंग में ऐसा नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये वर्ड लगा दो, ये वर्ड लगा के सेंटेंस बना दो, और ये वर्ड करके कनेक्टर्स लगा दो, ये कनेक्टर्स यूज करोगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा और हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्ड्स मैं मानता हूँ वो वर्ड्स जो कहते हैं या जो भी कहा जाता है, फर्दर, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फर्दर मोर, मोर ओवर, ठीक है, एंड, बट, ये, पर ये सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से चलना चाहिए। सेंटेंस के जो मूड है, जो टोन है, उस टोन के साथ मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो आपका वर्ड सिलेक्शन गलत हो जाएगा। वर्ड सिलेक्शन गलत हो गया तो आपका वोकैबुलरी खत्म है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको बड़े बड़े वोकैब्स आने चाहिए या स्ट्रॉन्ग वोकैब्स आने चाहिए। ठीक है, ये कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको स्ट्रॉन्ग वोकैब्स यूज करोगे तभी जाके आपको मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डज योर रेस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस। ठीक है ना, वर्ड चॉइस सही होना चाहिए। जिस जगह पे जो चॉइस होनी चाहिए उस जगह पे वही चॉइस लगना चाहिए, देन ओनली आपका वोकैबुलरी सही जगह दिखाएगा और आपको स्कोर मिलना ही मिलना है। ठीक है, मैक्सिमम आपको इसमें भी 2 पॉइंट्स मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत गलत है तो 1 भी मिल सकता है, और बिल्कुल सेट ही नहीं हुआ, वर्ड्स आपका चॉइस ही रॉन्ग हो गए तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रामर, वोकैब, फॉर्म, कंटेंट। ठीक है, ये सारा मिला के कितना हो रहा है, टोटल 7 पॉइंट्स एक टास्क का मिल रहा है आपको। एक टास्क को पूरा करने के लिए आपको मिलेगा 7 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। देखिए, रेस्पॉन्स जो कंटेंट के अंदर है वो किस तरह से आपको रेस्पॉन्स करोगे। योर रेस्पॉन्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद इन 1 सेंटेंस, सो यू विल नीड टू यूज ए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, किस टाइप का सेंटेंस बनानी है। यूज ए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस to be able to summarize the main point of the passage and also briefly mention the supporting detail। ठीक है, briefly mention the supporting detail। ये 2 चीजें आपके ध्यान में रखना है जब ये टास्क करोगे। ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड क्लियरली कहा हुआ है कि ये, क्योंकि जब आप 1 सेंटेंस में समराइज करोगे, ये तो नहीं कि 5 वर्ड में ही आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ड में नहीं होता, कभी भी बनता नहीं है। ठीक है, तो आप कम से कम ये मान के चलो कि 2 सेंटेंस तो आप बनाओगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट 2 सेंटेंस भी अगर बना के उसके बाद उसको जोड़ने की कोशिश करोगे तो या तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा। मेरे सेंटेंस वाली वीडियोस में मैंने, इससे पहले जब मैंने सेंटेंस वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इन सेंटेंस के बारे में मैंने क्लियर समझाया हुआ है वहाँ पे। उसको जरूर देखिए वीडियो को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कॉम्प्लेक्स लिखना कितना आसान है और कंपाउंड सेंटेंस बनाना भी कितना आसान है, और इन दोनों को जोड़ना भी कितना आसान है, वो उसमें मैंने विथ एग्जाम्पल्स बताया हुआ है। उसको आप एक बार देखिए, उसके बाद फिर ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और टॉपिक। पैसेज जब पढ़ोगे उसमें आपको करना क्या है, मेन आइडिया क्या है, उस पैसेज में किस चीज के बारे में बात की जा रही है और उस चीज के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, उसका आइडिया क्या है, उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है उसके सपोर्टिव में या उसके अगेंस्ट में तो उन चीजों को भी नोट करना है। उसके बाद उन दोनों को लेकर आपने एक समरी बनानी है। ठीक है दोस्तों, आगे जाने से पहले मैंने एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है, ए वर्ड अबाउट टेम्पलेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स के ऊपर कुछ जरूरी चीजें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, सारे कहते हैं कि भाई ये इसके लिए ये टेम्पलेट है, उसके लिए ये वो टेम्पलेट है। हर एक चीज के लिए टेम्पलेट है, आप टेम्पलेट यूज कर लो, नो डाउट टेम्पलेट आप यूज कर लोगे। स्कोर कितना कर लोगे, अगर टेम्पलेट से 90 हो जाता तो आज सारे के सारे टेम्पलेट यूज करके 90 स्कोर ले लेते, नहीं होता। ये सच्चाई है, इस चीज को आप दिमाग में बिठाओ। सारे आपको यही गाइड करेंगे भी टेम्पलेट्स बना हुआ है, टेम्पलेट्स लिख ले, टेम्पलेट्स कर ले, हो जाएगा। टेम्पलेट्स का मीनिंग क्या है, टेम्पलेट किस चीज को टेम्पलेट कहते हैं, जब तक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तब तक आप टेम्पलेट्स अगर यूज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर टेकिंग रिस्क, बिल्कुल रिस्क ले रहे हो। आप खुद को भी नहीं पता कि आप किस तरह से रिस्क ले रहे हो। ठीक है, टेम्पलेट्स एक पर्टिकुलर चीज को लेके बनता है, एक पर्टिकुलर, मान के चलिए मैं हूं, मेरा जो शर्ट का साइज है वो मेरे जैसे लोगों के लिए फिट बैठेगा। ठीक है ना, मेरे से थोड़ा हेल्दी होंगे तो उनको मेरा शर्ट फिट नहीं बैठेगा, वहां पे वो टेम्पलेट खराब हो गया, गलत हो गया। आप इसको इस तरह से मान के चलो कि टेम्पलेट एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनता है, एक पर्टिकुलर टाइप के टास्क के लिए बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटेंस, वो जिस टेम्पलेट बनी है वो टेम्पलेट बनी है एक पर्टिकुलर टास्क को लेके, उसकी
ये जो फोकस है उसका जो मेन आइडिया है उसको लेके बना हुआ है, वो कभी भी सारे के लिए सेम नहीं होगा। ठीक है ना। आप एक टेम्पलेट उठा के अगर आप सारे में वो लगाने की कोशिश करोगे तो बात वही होगी कि मेरा शर्ट 10 लोग और पहनने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम वही रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के लोग अगर मेरे साइज का शर्ट पहनने की कोशिश करेंगे तो वो फिट नहीं बैठेगा। द सेम मिस्टेक यू विल बी कमिटिंग। ठीक है, एंड यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक। जो ये टेम्पलेट के ऊपर चलते हैं अनजाने में, वो यही गलतियां करते हैं, इसलिए स्कोर जहां पे आना चाहिए वहां पे नहीं आ रहा है। बिना टेम्पलेट के क्या पता, बिना टेम्पलेट के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बिना टेम्पलेट के आप उससे अच्छा स्कोर करोगे, और आप खुद कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ मैंने जो लिखा है जानबूझ के लिखा है या समझ के लिखा है, और जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम स्कोर फॉर दैट। ठीक है ना। तो टेम्पलेट यूज करो, आई एम नॉट सेइंग दैट टेम्पलेट खराब। टेम्पलेट तभी यूज करना अगर आपका बेस क्लियर है, आप टेम्पलेट को समझ सकते हो, टेम्पलेट को मैनिपुलेट कर सकते हो टास्क को लेके, तब आप टेम्पलेट यूज करो, तब सक्सेस है। टेम्पलेट आप अगर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो टेम्पलेट को, देन नेवर यूज टेम्पलेट। ठीक है। टेम्पलेट्स आपका लक अगर अच्छा है, उसी टाइप का अगर टेक्स्ट आ गया या उसी टाइप का अगर पैराग्राफ आ गया तो आपका टेम्पलेट चल गया, नहीं तो टेम्पलेट नहीं चलेगा। ये आप देख लेना, जब आप स्कोर आती है आप स्कोर एनालाइज करो, सेम टेम्पलेट 4 बच्चे अगर लिख के आ रहे हैं, उसमें से 2 का ठीक हो रहा है, या एक का स्कोर आ रहा है, 3 का नहीं आ रहा है, 3 का आ रहा है, 1 का नहीं आ रहा है। जब सारों ने सेम करके गए तो सारों का स्कोर सेम आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? ना आने का कारण क्या है? वो टेक्स्ट जो उनको पैसेज में आया था या टेक्स्ट में जो आया था टास्क, वो मैच नहीं करा। वहां पे वो टेम्पलेट काम नहीं है। वहां पे क्या हुआ, उसी टेम्पलेट में जो वर्ड्स यूज हुए थे वो मिसमैच हो गए, आपका वोकेबुलरी भी गया, ग्रामर भी गया। ठीक है, मे बी कंटेंट भी जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग टेम्पलेट को यूज करने से पहले सावधानी से आपने सावधानी बरतनी है और उसको उस हिसाब से यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट, ये अभी हमारा एक्सरसाइज टाइम है। मैं आपके सामने एक पैसेज दे रहा हूँ, इसको कैसे करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम आप इसको मेरे साथ ही करिए, मैं भी इसका आंसर में करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से करना है और कितना ईजी है। ठीक है, आप इसी पे अगर प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं चीजों को फोकस करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी पैसेज का आप एक आंसर अपने तरफ से बना सकते हो बिना टेम्पलेट्स के। आप लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हो तो ये टेम्पलेट्स, ये चोरी, ये इन चीजों पे ज्यादा डिपेंड ना हो तो अच्छा है। आप अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि यू हैव गॉट टाइम। ठीक है, और दूसरी यही टाइम है आप सीखोगे। तो मैं बिल्कुल गारंटी हूं कि आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कुछ एक टिप्स को लेके, कुछ एक चीजों को लेके प्रैक्टिकली, देन आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत बढ़ेगा, और उसके बाद आपके मन से भी डर निकल जाएगा कि मेरे से ये होगा या नहीं होगा, या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है, यू कैन डू इट ऑफ योर ओन। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस की ये नहीं है। दोस्तों एक बात याद रखो, छोटी सी बात है, चाहे आइल्स हो चाहे पीटी हो, जो भी आप आइल्स दे रहे हो या पीटी दे रहे हो, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, मन में रखो कि जो आपको टास्क मिलता है वो टास्क +2 पास होने के बाद बच्चा अटेंड करता है टेस्ट में, और डिग्री वाला भी वही टास्क अटेंड करता है, और मास्टर्स करने वाला भी वही टास्क अटेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काउंट होता है, अगर यहाँ पे अगर क्वालिटी ऑफ ये देखा जाए तो जो जिसने मास्टर किया हुआ है या इंग्लिश में किया हुआ है उसी को हमेशा 9 बैंड मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, +2 वाला बच्चा भी 9 बैंड स्कोर कर रहा है, 90 पीटी में ले रहा है। ठीक है ना, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे आपका स्किल यूज होता है। ठीक है, आपका स्किल मेन है। आप उसको जो फॉर्मेट वो कहा है, आपको कहा है 5 to 75 वर्ड्स, फॉलो करो 5 to 75 वर्ड्स। मेन आइडिया को आप इंक्लूड करना है, मेन आइडिया को इंक्लूड करो। ठीक है, और उसके बारे में मेन मेन आर्गुमेंट्स क्या है उनको इंक्लूड करो। ठीक है, और वोकैब्स यानी कि जो वर्ड चॉइस आप ले रहे हो उसको सही तरह से लो, आप अपने तरफ से सिंपल रखो, टू द पॉइंट रखो। डेफिनेटली आपका अगर ये तीनों चीजें ठीक है, देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग द सेम स्कोर जो कि एक मास्टर्स का लड़का या एक मास्टर्स का कैंडिडेट ले रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो ये अलग चीज है, एक मास्टर्स का जो किया हुआ है वो थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज कर लेगा, पर वर्ड्स अगर आप बेशक उतना हाई वर्ड्स नहीं है आपके पास, पर वर्ड्स है, पर आप उसको ठीक तरह से यूज कर रहे हो, देन रिमेंबर यू आर गेटिंग द सेम स्कोर। ठीक है ना, यू विल गेट द सेम स्कोर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये हमने टेस्ट करके, मैं लाइव टेस्ट करता हूँ इन चीज़ों की, तरह तरह की राइटअप करता हूँ, तरह तरह की राइटिंग्स करके देखता हूँ। ठीक है, उसमें आंसर मुझे लगभग सेम ही मिलता है। ठीक है, आप इसमें ये नहीं है कि बड़े वोकैब्स वाले को ज़्यादा स्कोर है या हाई वोकैब्स वाले को ज़्यादा स्कोर है, कम वोकैब्स वाले को कम स्कोर है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मार्क्स वहीं पे मिस होती है जहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर हुआ या रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स हुआ, वहां पे आपको स्कोर नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा ना मास्टर्स को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा।
ठीक है, ये फैक्ट है। और जो कहते हैं भाई टेम्पलेट्स अवॉइड करो, मेरा आप लोगों से यही सजेशन है, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप थोड़ा टाइम लगाओ, जिस टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी टाइम मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, आप खुद बना सकते हो, 2-4 दिन के अंदर आप ये चीज को डेवलप कर सकते हो। कुछ चीजें मैं अभी आपको इसी पैराग्राफ के थ्रू हम तीन यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, 3 एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा भी किस तरह से करना है, क्या करना है। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ है, अल्टीमेटली ऑल डिफरेंसेस बिटवीन कंपनीज इज कॉस्ट और प्राइस डिराइव फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, प्रोड्यूस, सेल एंड डिलीवर their products or services. Cost is generated by performing activities, and cost advantage arises from performing particular activities more efficiently than competitors. Definition arises from both the choice of activities and how they are performed. Activities that are the basic units of competitive advantage. Overall advantage or disadvantage results from all of a company's activities. Operational effectiveness (OE) means performing similar activities better than how the rivals perform them. Operational effectiveness includes but is not limited to efficiency. It refers to any number of practices that allow a company to better utilize its inputs by, for example, developing better products faster. Differences in operational activity effectiveness among companies are pervasive. Some companies are able to get more out of their inputs than others because they eliminate wasted effort, employ more advanced technology, motivate employees better, or have greater insight into managing particular activities or sets of activities. Such differences in operational effectiveness directly affect relative cost positions and levels of differentiation. Differences in operational effectiveness were at the heart of the Japanese challenge to Western companies in the 1980s. The Japanese were so far ahead of rivals in operational effectiveness that they could offer lower cost and superior quality at the same time. That means इस पैराग्राफ के ऊपर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो सारा किसके ऊपर है, ऑर्गेनाइज को, एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से प्लान करके चलाना है। ठीक है, मतलब क्या करने से, मतलब किस टाइप का प्लानिंग है, वो कह रहा है ऑपरेशनल एक्टिविटीज। सी द इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, एक्चुअल जो फोकस है वो ये चीज है। ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जो कि रेफर करता है किसको, टू एनी नंबर ऑफ प्रैक्टिस दैट अलाउ ए कंपनी टू बेटर यूटिलाइज इट्स इनपुट्स। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा जो ये उसके डिटेल में दिया हुआ है। देखो रिमेंबर, एक चीज याद रखो, समराइज मीन्स व्हाट, नो डिटेल्स। समराइज में सिर्फ हेडलाइंस होगा, डिटेल्स नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सेम इवन समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी आपको मेन चीजें ही पकड़नी है, डिटेल्स नहीं पकड़नी है। हम डिटेल्स को पकड़ते हैं हमेशा, हम डिटेल्स को, क्योंकि वो एग्जांपल देता है, हमें उन चीजों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, उस पर नहीं जाना है। दूसरी है, जब आप समराइज करोगे कि या तो पर्टिकुलर वर्ड जो टॉपिक होगा ना, जो मेन टॉपिक होगा वो रिपीट होता रहेगा, कहीं ना कहीं रिपीट होता रहेगा, 2-3 बार रिपीट होगा या 4 बार रिपीट होगा। इसके अंदर आप देखो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, देन एबल टू मोर, और भी देखिए यहाँ पे भी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे आ गया, जो टॉपिक वर्ड होगा, जो मेन टॉपिक होगा वो बार बार वो रिपीट होना ही होना है, वो रिपीट होगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं बात करता होगा, यहाँ पे भी है। ठीक है, सो ये दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें मैंने जो आपको एक तो हो गया ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, क्या रेफर कर रहा है, एनी नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस दैट अलाउ अ कंपनी टू बेटर यूटिलाइज इट्स इनपुट्स। उसके बाद मेन इसका आउटकम क्या दिखाया था, द जापानीज वेर सो फार हेड ऑफ राइवल्स इन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस दैट दे कुड ऑफर लोअर कॉस्ट। उनका रिजल्ट क्या आया कि उन्होंने लोअर कॉस्ट एंड सुपर क्वालिटी में उन्होंने प्रोडक्ट्स को देने में सक्सेस हो गए। सो दिस इज द आउटकम ऑफ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, उसका आउटकम है जो गुड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस जो कंपनी यूज कर रहा है वो क्या दे रहा है, सुपीरियर क्वालिटी भी दे रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी बना रहा है। ठीक है, ये मेन है, ये इस पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है। ठीक है, बाकी सारा आप देखोगे डिटेल से या समझा रहा है या उसको एलोबरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें एलोबरेशन में ना जाना है ना डिटेल्स में जाना है, हमें सिर्फ जाना है टू दी पॉइंट, वो चीज क्या है, सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट के बाद वो क्या कह रहा है, उसका आउटकम क्या था या उसके सपोर्टिंग में क्या था या उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, इन चीजों को अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसका आंसर में। ठीक है, पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पॉसिबल आंसर्स में मैंने 3 आंसर लिखी है यहाँ पे। ठीक है, टू दी पॉइंट लिखा हुआ है, 3 आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप भी बना सकते हो अपना आंसर, अपना खुद का आंसर बना सकते हो। इन तीनों के बाद कोई जरूरी नहीं कि ये 3 ही आंसर टाइप बनेंगे, इससे भी ज्यादा आंसर्स बन सकते हैं। ठीक है, मेन आइडिया वही आइडिया को हमने पेश करना है कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस का प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट्स है, किस तरह का आउटपुट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस नॉट ओनली अलाउ द कंपनीज टू यूटिलाइज द इनपुट्स इन अ बेटर वे बट ऑल्सो रिजल्ट्स इन डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स विथ सुपीरियर क्वालिटी। सीधी सी बात है,
जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के बारे में पैराग्राफ के अंदर मैं तो बैक लेके जा रहा हूँ। एक तो ये हो गया, ये हो गया, और रेफर्स क्या हो गया, प्रैक्टिसेस अलाउ कंपनी टू बेटर यूटिलाइज इनपुट्स हो गया। बेटर यूटिलाइज इनपुट से आउटपुट क्या मिल रहा है, लोअर कॉस्ट ऑफ एंड सुपीरियर, ठीक है, कुड ऑफर लोअर कॉस्ट एंड सुपीरियर क्वालिटी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने जोड़ लिया। इसके अंदर जोड़ने के तरीके मैंने क्या यूज किया, सॉरी मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, आप देखिए, कॉमा, बट, कंजक्शन यूज किया, ठीक है। कंजक्शन यूज करके मैंने क्या करा, इसको सिंपल कंपाउंड सेंटेंस में बना दिया, ठीक है। आप ये कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आप देखना चाहते हो, जरूर मेरा इससे पहले वाला सेंटेंस की जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसमें जाके देखना, आपको बिल्कुल क्लियर कट विथ एग्जांपल आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। आप कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाने में आप गलतियां नहीं करोगे, ये मेरा उम्मीद है कि डेफिनेटली आप बहुत सही तरीके से आप उनको एग्जीक्यूट कर पाओगे, दो सेंटेंस को जोड़ पाओगे, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन मैंने क्या बनाया, कंपनीज हु आर एडॉप्टिंग ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आर हैविंग एडवांटेज ओवर देयर राइवल्स, ठीक है। अब ये मैंने कहां से लिया, देखो ये क्या कह रहा है, राइवल्स की बात कहीं ना एक जगह पे यूज करा था, राइवल्स, द जापानीज वेर सो फार अहेड ऑफ राइवल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये क्यों राइवल्स सो फार अहेड क्यों हुए, ड्यू टू ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। तो मैंने यहां से ये वर्ड को उठाया, ठीक है। तो इस चीज को लेके मैंने इस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में मैंने बना दिया, ठीक है। कंपनीज हु आर एडॉप्टिंग ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आर हैविंग एडवांटेज ओवर द राइवल्स, मोर ओवर, यहाँ पे आप देखो सेमीकोलन और कॉमा यूज किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कंजक्टिव एडवर्ब को मैंने यूज किया है, ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब मोर ओवर है, ठीक है। मोर ओवर को मैंने यूज करके यहाँ पे इसको कंपाउंड हुआ, मोर ओवर दे आर डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स विद सुपीरियर क्वालिटी। देखिए मेन जो आउटपुट है, आउटपुट को मैंने रखा है, इसमें भी उसी चीज को रखा है, मकसद वही है, लिखने का तरीका अलग है, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी चीज को, यही आइडिया को आपने पेश करना है, ठीक है। और दूसरे के बाद थर्ड वाला थोड़ा सा लेंदी है, पर इसमें आइडिया वही मिलेगा आपको, आंसर वही मिलेगा, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स by cutting the wastage and implementing advanced technology is the practices of operational effectiveness. Moreover, this helps the companies to develop cost-effective products without compromising with the quality. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, इन चीजों को उठाया, किन किन को, इन पॉइंट्स को उठाया मैंने, वेस्टेज, ठीक है, कटिंग वेस्टेज, इंप्लीमेंटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कहां से दिया हुआ है, ये इसके ऊपर दिया हुआ है, इट रेफर्स टू एनी नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। बाय फॉर एग्जांपल डेवलपिंग बेटर प्रोडक्ट्स फास्टर, डिफरेंसेस इन एमंग कंपनीज आर परवेसिव, सम कंपनीज आर एबल टू गेट मोर बिकॉज द एलिमिनेट वेस्टेड एफर्ट, ठीक है। यहां से मैंने इसको उठाया, इन चीजों को उठाया, ठीक है। एलिमिनेट वेस्टेड एफर्ट्स, ठीक है, एम्प्लॉय मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एम्प्लॉय बेटर, ये भी आप ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर मैंने उस सेंटेंस को फ्रेम किया। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या बनाया, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स बाय कटिंग द वेस्टेज एंड इंप्लीमेंटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिसेस ऑफ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, मोर ओवर दिस हेल्प्स द कंपनीज टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, ठीक है ना। यानी कि बेटर क्वालिटी भी मिल रहा है और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी बन रहा है, ठीक है। मेन फोकस पॉइंट कौन है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। कोई डाउट, आपका अगर कोई डाउट है इसमें कोई है, आप मैसेज में, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़िए। Hiring well is a discipline that requires diligence, patience and passion. You succeed for fail based on the collective abilities and talents of your team. ठीक है, they are the soul of an organization. In order to enrich the organization, you have to have a comprehensive understanding of who you need, why and where. ठीक है, you're not just filling a slot. You are bringing in a unique new individual who will have a ripple effect on all those around. So don't rush to judgment. Study the cultural and personal qualities that unify or divide a group of team. Bad hiring patterns are like a blaring smoke alarm. They indicate fire ahead. And while you never want to hire in haste, it is equally important that a proper balance be struck. Hiring can never be put on a back burner. How often have you encountered a manager who exclaims, I'm too busy to source candidates, short resumes, interview candidates. Not keeping up with the staffing needs of the company is a certain path to difficulties. Managers whose workload is far outspring their ability to fill open job requisitions need help. Sooner or later, this imbalance will cause a key process or even a whole company to break down. When you don't have enough good people to get the job done, it's inevitable that those carrying the load will become angry, frustrated, and dissatisfied. Eventually, you lose them, leaving lazy managers and a sloppy company in the lurch. Hiring should be a creative and flexible process. You want people who are well-rounded, curious and involved. अब इसमें देखिए रिपीटिंग वाले वर्ड्स कौन सा आ रहा है, हायरिंग आ रहा है, ठीक है, हायरिंग, हायर, ठीक है।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मेन टॉपिक होगा वो बार बार रिपीट होगा, हायरिंग। ठीक है। और यहाँ पे आगे भी है हायरिंग। ठीक है। हायर। ठीक है। अगेन हायरिंग। ठीक है। सो ये आपका टॉपिक का फोकस है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं, अगर ये पहले पैराग्राफ में आप देखोगे तो किस टाइप का वर्ड्स यूज किया हुआ है, यू आर नॉट जस्ट फिलिंग ए स्लॉट, यू आर ब्रिंगिंग ए यूनिक इंडिविजुअल हु विल हैव ए रिपल इफेक्ट ऑन दोज अराउंड। ठीक है, स्टडी द कल्चरल पर्सनल क्वालिटीज दैट यूनिफाई और डिवाइड ए ग्रुप ऑफ टीम। ठीक है, बैड हायरिंग पैटर्न्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है कि गलत हायरिंग अगर हो गया या गलत सिलेक्शन हो गया तो आपका कंपनी को वेस्ट, कंपनी लॉस बेयर करेगा। ठीक है, और कंपनी के बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, और दूसरी क्या है, उसके बाद क्या है, एंड वाइल यू नेवर वांट टू हायर इन हेस्ट। ठीक है, जल्दबाजी में कभी भी हायर नहीं करना है। आपका ऊपर भी क्लियर दे दिया, यू सक्सीड और फेल बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एबिलिटीज एंड टैलेंट्स ऑफ योर टीम। ठीक है, दैट मींस टीम में जो मेंबर्स होंगे उनका सिलेक्शन जो है दैट विल प्ले द मेजर रोल फॉर द सक्सेस ऑफ योर कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें मेन चीज ये चीजें हैं। ठीक है, और हायरिंग किस तरह से होना चाहिए, क्रिएटिव फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, क्रिएटिव फ्लेक्सिबल। अब हायरिंग से जुड़े हुए चीजों को आपको इकट्ठा करना है, इसका समरी बनानी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है वो, जल्दबाजी नहीं करनी है, हेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी है किसको करना है आपने, यू हैव ए कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग किसको, हु यू नीड, किसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है, और किस जगह पे एम्प्लॉय करना है, किस जगह के लिए आपको चाहिए। ठीक है ना, यू आर नॉट जस्ट, देखो, यू आर नॉट जस्ट फिलिंग ए स्लॉट, यू आर ब्रिंगिंग ए यूनिक न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एक नए बंदे को आप लेके आ रहे हो जो कि टीम के साथ, आपका एग्जिस्टिंग टीम के साथ काम करेगा। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर इन चीजों को, अगर ये चीजें अगर आपके इनको अगर पॉइंट आउट कर लिए तो इनको लेके आप सिंपल सेंटेंस 2 या 3 बनाइए, उसके बाद उनको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करिए। ठीक है, सेंटेंस के टोन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आप कंपाउंड बनाओगे या कॉम्प्लेक्स बनाओगे। ठीक है, इसका हम देखते हैं आंसर क्या है। पहला आंसर देखिए, इट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच रिक्वायर्स डिलीजेंस, पेशेंस एंड पैशन। ठीक है, पेशेंस चाहिए, डिलीजेंस भी चाहिए, एंड वन कैन नॉट हायर इन हेस्ट, जल्दबाजी में हायर नहीं कर सकता है। विच में लीड टू डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर हो सकता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकडाउन की बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिजास्टर को लिया। फर्दर मोर, आगे यहाँ पे मैंने क्या करा, सेमीकोलन एंड कॉमा, दैट मींस कंजक्टिव एडवर्ब को मैंने यूज किया है। ठीक है, फर्दर मोर हायरिंग शुड बी डन प्रिसाइसली आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स कौन सा है, रिलेटेड टू हु यू नीड। ठीक है ना, जिसको आपने एम्प्लॉय करना है वहां पे दिया हुआ है, हु यू नीड, वाई एंड वेयर। ठीक है, ये ओवरऑल मेन पॉइंट्स है उस पैराग्राफ का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसी का नेक्स्ट आंसर क्या बन सकता है, द हायरिंग ऑफ पर्सनल, जो कि वहां पे दिया था इंडिविजुअल, मैंने यहाँ पे पर्सनल यूज किया है, पर्सनल स्टाफ को भी पर्सनली कहते हैं। ठीक है, द हायरिंग ऑफ पर्सनल शुड नाइदर बी डन इन हेस्ट, जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर इन ए कैजुअल मैनर, कैजुअल मैनर में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर ओवर इट शुड बी डन प्रिसाइसली आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू हु यू नीड, वाई एंड वेयर। वही चीज मैंने फिर दोबारा लगा दिया। ठीक है, सो मोटिव क्या है, मोटिव वही है कि आपका हायरिंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आपको हायरिंग करना है। ठीक है ना, वो पूरा पैराग्राफ का वो है। बाकी एग्जाम्पल से, बाकी डिटेल्स है उसमें, भाई अगर ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ठीक से होगा तो क्या होगा, ये बाकी हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमारा मेन मकसद क्या है, हायरिंग किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड आंसर देखिए, थर्ड आंसर में क्या लिखा हुआ है, हायरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रिएटिव टाइप का होता है, एज इट नीड्स पेशेंस, पैशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टीम। उसमें दिया हुआ था पहले पैराग्राफ में कि एग्जिस्टिंग टीम में जो वो नया बंदा शामिल होगा, इसलिए आपको एग्जिस्टिंग टीम के लोगों का मेंटेलिटी, उनका आइडिया, उनका कल्चर, वर्किंग कल्चर, इसको ध्यान में रखते हुए जब आप सिलेक्शन करते हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा उस टीम में फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्रिएटिव, यानी कि आप सिर्फ उस बंदे के क्वालिफिकेशन पे नहीं जा रहे हो, उसका बाकी सारे ट्रेट्स को भी कंसिडर करके आप उसको अपॉइंटमेंट के लिए डिसाइड करते हो। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ हायरिंग। ठीक है, तो as it needs patience, passion and understanding of the existing team and working culture, moreover it should be done precisely after considering all factors related to who you need। again वही चीज है, किसको आप ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, और किस जगह पे एम्प्लॉय उसको करना है या किस जगह पे उसको ड्यूटी देनी है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अब इसी तरह आप एक लाइन इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है, इन्हीं चीजों को लेके उस पैराग्राफ के ऊपर आप एक लाइन बनाओ, बना के आप मैसेज पे पोस्ट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, किसी तरह भी आप लिख सकते हो, मेन मकसद वही होनी चाहिए
ठीक है, आपने उसी को फॉलो करना है। एक कंपाउंड सेंटेंस होनी चाहिए, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और वही चीज ले रहे हैं। ठीक है, विद इन द वर्ड लिमिट्स 5 to 75 के बीच में रख रहे हैं, वही चीज है, उसी में से उठेगा, उसी में से मेन आइडियाज निकलेंगे और वहीं से आपका आंसर भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये फाइनल एग्जाम्पल है। रिसर्चर्स हैव एस्टेब्लिश्ड दैट व्हेन पीपल आर मेंटली एंगेज्ड, biochemical changes occur in the brain that allow it to function more effectively in cognitive areas such as attention and memory. This is true regardless of age, says psychologist Herbert Weingarten, an expert on problems associated with aging. People will be alert and receptive if they are confronted with information that gets them to think about things they are interested in. ठीक है, Weingartner says, and someone with a history of doing more rather than less will go into old age more cognitively intact than someone who has not had an activated mind. Many experts are so convinced of the benefits of challenging the brain that they are putting the theory to work in their own lives. The idea is not necessarily to learn or memorize enormous amounts of information, says psychologist James Fozard. Most of us don't need that kind of skill. Such specific training is of less interest than being able to maintain mental alertness. Gene Cohen suggests that people in their old age should engage in solitary mental and physical activities such as reading, walking, or swimming, as well as group activities such as dancing or playing bridge or tennis. Cohen says that we are frequently advised to keep physically active as we age, but older people need to keep mentally active as well. Those who do are more likely to maintain their intellectual abilities and to be generally happier and better adjusted. The point is you need to do both. Cohen says intellectual activity actually influences brain cell health and size. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, किस चीज के ऊपर, ब्रेन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी देखिए, ब्रेन इन द ब्रेन। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो ब्रेन से डील करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है, कॉग्निटिव स्किल, ये भी ब्रेन के डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये सारा अब आप देखोगे, जैसा मैंने कहा था कि उस पैराग्राफ के अंदर जो मेन टॉपिक के ऊपर होगा वो बार बार रिपीट होगा, ये गारंटीड है। आप उस चीज को पहले पकड़ो, देन उसके बाद आपको उससे रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा, फिर आप सेंटेंस उसको बना सकते हो, सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो और उसको देन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारा ब्रेन कई बार इसमें आया हुआ है। ठीक है, और दूसरी क्या है इसमें मेनली ये है कि जो एज में जाते हैं, एज वी एज, एक तो एज्ड वाले, ठीक है, एज के लिए यंग वाले के बारे में तो है ही है, एज मेनली फोकस किया गया, जैसा एज। ठीक है, ट्रू रिगार्डलेस ऑफ एज, देखो एज भी आ रहा है, यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट या ब्रेन वर्क जो है, ब्रेन की जो एक्टिविटीज है वो एज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, बट ओल्डर पीपल नीड टू कीप मेंटली एक्टिव एज वेल। ठीक है, खाली फिजिकल एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ मेंटली चाहिए, जो कि ब्रेन के साथ रिलेट है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, इस पैराग्राफ का ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या है, खाली फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जैसा जैसा एज बढ़ता जा रहा है फिजिकल एक्टिविटीज के साथ ब्रेन का एक्टिविटीज भी जरूरी है एक एज्ड बंदे के लिए। ठीक है ना, सो वो अपने आप को फिट रख सकता है। ठीक है, और उसका हेल्थ और उसके एक्टिवनेस सारा डिपेंड करता है उसके एक्टिविटीज के ऊपर, वो किस तरह से अपने आप को एंगेज करता है। ठीक है, अब इसको लेके हमें समरी बनानी है। पहला आंसर, द पैसेज इज एन एडवाइजरी, ये क्योंकि ये रिसर्च कई साइंटिस्ट का वो नाम आया है इसलिए, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको एडवाइजरी कर दिया, एक एडवाइजरी है या एक सजेशन है। ठीक है, द पैसेज इज एन एडवाइजरी अबाउट द नीड फॉर मेंटल एंगेजमेंट ड्यूरिंग ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज में मेंटल एंगेजमेंट फिजिकल के साथ साथ इसको भी रखना है, टू कीप आवर माइंड अलर्ट एंड रिसेप्टिव जस्ट एज फिजिकल एंगेजमेंट इज नेसेसरी टू कीप अस फिजिकली फिट ड्यूरिंग द ओल्ड एज। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज तो ठीक क्यों कहते हैं भाई, शाम को जाके इवनिंग वॉक पे जाके आई या इवनिंग वॉक पे, वो तो फिजिकल काम हो गया, पर मेंटली क्या हुआ। ठीक है ना, सो मेंटली फिटनेस भी, मेंटल एक्टिवनेस के लिए भी, अलर्टनेस के लिए भी कुछ एक्टिविटीज करना जरूरी है ताकि वो फिट रखे एज में, ओल्ड एज में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बना, नेक्स्ट लाइन सेंटेंस क्या बनाया मैंने, द स्टडी ऑफ एक्सपर्ट्स, ये सीधा मैंने उन एक्सपर्ट्स को सारों को इकट्ठा लिया। द स्टडी ऑफ एक्सपर्ट्स रिवील्स दैट नॉट ओनली फिजिकल एंगेजमेंट बट ऑल्सो मेंटल अलर्टनेस और फिटनेस इज नेसेसरी फॉर ओल्ड एज पीपल टू कीप फिट एंड फाइन। ठीक है ना, यहाँ पे लास्ट में जैसा था, लास्ट लाइन में क्या था, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एज वेल। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बट ओल्डर पीपल नीड टू कीप मेंटली एक्टिव एज वेल। ठीक है, इसको मैंने दोनों को वहां पे जोड़ के लिया। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ एक्सपर्ट्स रिवील्स दैट नॉट ओनली फिजिकल एंगेजमेंट बट ऑल्सो मेंटल अलर्टनेस और फिटनेस इज नेसेसरी फॉर ओल्ड एज पीपल टू कीप फिट एंड फाइन। ठीक है, अब आपका ड्यूटी क्या है, नाउ अभी आपका टर्न है
कि तीसरा जो समरी ये आप बनाओगे, बना के मेरे को मैसेज में डालोगे, एंड देन आई विल रिप्लाई टू दोज समरीज, ठीक है, दोज राइटअप्स, ठीक है। आप कोशिश करिए, डेफिनेटली होगा। आप एक दो बार कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे जब इसको ट्राई करोगे, आपको चाहिए मेन, आपको फोकस पॉइंट मिल जाएगा, आपको किस टॉपिक का फोकस किसके ऊपर है, वो चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होगा, जैसे मैंने आपको कहा है। उसके बाद उसका सपोर्ट में, उसके अगेंस्ट में क्या है, या उसका आगे मेन टॉपिक्स किस चीज के बारे में बात किया हुआ है, एडवांटेज क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है। उसी पॉइंट्स को आपने इकट्ठा करना है, 2 सेंटेंस बनानी है, ठीक है। उसके बाद वो 2 सेंटेंस को आपने एक कंजक्शन के थ्रू जोड़ सकते हो, या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हो, या कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। दैट इज द ओनली वे टू गेट गुड स्कोर। टेम्पलेट्स अगर ये आपने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, आप अगर 20-25 से कैसे प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद आपको टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिए, टेम्पलेट्स विल नेवर गिव यू 90, कभी नहीं देगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे। आप करके देखो, मैंने लाइव टेस्ट हमने करके देखते हैं, हम क्लास के अंदर भी लाइव टेस्ट करते हैं, ठीक है, बच्चों से भी करवाते हैं, खुद भी करते हैं, ठीक है। वी नेवर गॉट 90 बाय यूजिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स को अगर आप करना है, टेम्पलेट्स अगर आप मास्टरी है, टेम्पलेट्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, टॉपिक वाइज, वर्ड वाइज, आप वर्ड चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, देन यू विल बी सक्सेस। अदरवाइज टेम्पलेट्स आपको गलत दिशा में ले जाएगा। आपकी जो अपनापन है, आपका जो रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है, वो आप खो दोगे। टेम्पलेट्स मीन्स क्या है, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, किसी और के दिमाग को लगा रहे हो, किसी और के डिक्टेट किया हुआ वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, और वहां पे आप खुद को भी गारंटी नहीं है कि आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, ठीक है ना। ये यहीं पे गलतियां होती है, ठीक है। अगर आप अपने वर्ड्स लिखोगे, सिंपल लिखो पर टू दी पॉइंट लिखो, आप कम से कम आप तो गारंटी रहोगे कि जो मैंने लिखा है, जहां तक लिखा है, मैं अपने सोच समझ के हिसाब से लिखा है और वो ठीक लिखा है, डेफिनेटली आपको स्कोर मिलेगा। ये अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो, ठीक है। आपका मकसद है स्किल को सीखना है, स्किल खुद डेवलप करो, ठीक है। स्किल को डेवलप करो, आपको किस तरह से करना है, मेन मेन पॉइंट्स को कैसे निकालना है, उनको एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। और 2 सिंपल सेंटेंस आपको चाहिए इसके लिए, वो 2 सिंपल सेंटेंस को आपने जोड़ लिया, आपका मकसद पूरा है, एंड यू आर गेटिंग गुड स्कोर, ठीक है। डेफिनेटली इसमें हौसला हारने वाली बात नहीं है कि इन मेरे से नहीं होता, ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, किसी को कम प्रैक्टिस में मास्टरी हो जाता है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट दैट इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे। और जब आप खुद करने लगोगे, यू विल सी द जॉय इनसाइड यू, आपके अंदर जो खुशी मिलेगी उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता, जो आप खुद करने के बाद जब आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है ना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। जाने से पहले वंस अगेन मेरा हमेशा जैसा रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड बेल बटन, ठीक है, बेल आइकन को हिट करना जरूर ना भूलिए कभी भी, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस में और इस तरह से इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं बताता जाऊंगा। मेरा नेक्स्ट होगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट होगा, ठीक है। ओके, बाय।